बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाफरी है। आपको अपने व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको पसंद आए। जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं और उनका पहला इंतहाई अहम इम्तिहान आ पड़ा है, और वो कैसे आ पड़ा है ये आपको इस व्लॉग में बताएंगे। इसके अलावा जस्टिस साहब ने आज जो है अदलिया की स्टॉक टेकिंग की कुछ जो मामलात हैं, जो तकरीबन 59,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट के अपने पेंडिंग पड़े हैं और बाकी अदालतों की तो खैर गिनती सोच से भी आगे निकल गई है, उसको ख़त्म करने के लिए बेंचेस बनाए गए हैं और उस हवाले से अदालतों की परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी। केसेस को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। वो सिस्टम जिसको खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया था और जिसका हिस्सा बनने से किसी भी सूरत जिसे आप दोबारा कह रहा हूँ मैं, उन्होंने इनकार कर दिया था, उसका किसी न किसी बिलवास्ता या बिलावास्ता तरीके से अब इमरान खान हैज़ इन माई हम्बल ओपिनियंस जो है वो स्टार्टेड प्लेइंग बॉल विद द करंट स्टेट। और उसी का एक स्टेप ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब अपना किरदार अदा करने का फैसला किया है। वो क्यों किया है और उसके क्या मकासद हैं, ये आपको इस व्लॉग में बताएंगे। उसके अलावा खान साहब ने जो पीटीआई के अंदर, जिसके पिछले 2 व्लॉग से मैं आपको बता रहा हूँ, जो खटपट आपस में अनबन और अपनी आपस की लड़ाइयाँ हैं, उस हवाले से खान साहब ने क्या कहा, क्या कट्टा-कट्टी निकला, कौन सच्चा कौन झूठा था, जिसका सवाल कल मैंने पूछा था, उसका आपको जवाब बताएंगे आज कि बैरिस्टर गौहर ने और सलमान अकरम राजा, फवाद चौधरी और फैसल चौधरी और जो है मरवत साहब और उसके साथ बाद गंडापुर साहब, इन सारों के हवाले से खान साहब ने क्या कहा है और क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसके बारे में आपको समझाएंगे। उसका ओवरऑल मंजरनामा क्या बन रहा है और एंड में जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कहानी जो है वो कहाँ पर खड़ी है और वहाँ से आगे किस तरफ को जा रही है, उस हवाले से आपको थोड़ी सी हिंट देंगे। तो बात शुरू करते हैं हम जस्टिस याहिया अफरीदी की, जिनके हवाले से जैसे कि आप जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं। मुख्तलिफ लोग उनको मुख्तलिफ नज़रिए से और मुख्तलिफ नज़र से देख रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का सोचना ये है कि वो एक खुली सोच के साथ और एक बड़े अच्छे आज़म के साथ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हैं और उनकी लीनिंग कहीं पर नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उनके तमाम एक्शंस को एक सस्पिशन, एक वो कहते हैं ना विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, शक की निगाह से अभी ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ कि वो इस सारी कहानी का जो पूरी चाल हुई है उसका हिस्सा नहीं है। उस हवाले से आपको बताएंगे कि पहला इम्तिहान उनका क्या है। मगर आज जो उन्होंने बनाई क्या कहते हैं अपनी जो फुल कोर्ट जो है उसको बिठाया और उससे बातचीत की, मंसूर अली शाह उसमें शामिल नहीं हो सकी क्योंकि वो मुल्क से बाहर है इस वक्त, मगर ये है कि उन्होंने कोई खास किसी प्रोटेस्ट में इसको मिस नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक बात है पुराने केसेस, जो केसेस की पेंडेंसीज को ख़त्म करने के लिए आप 5 बेंच बनाएं, आप 6 बेंच बनाएं, नए केसेस भी आते रहेंगे। मेरा ख्याल है जहाँ पर ये एक मस्बत कदम है, लेकिन ये पाकिस्तान की केसेस की पेंडेंसी को ख़त्म नहीं करेगा। केसेस की पेंडेंसी उसी तरह से ख़त्म होगी जो कि मंशूर के अंदर तकरीबन तमाम पार्टीज ने बात की थी कि नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ाए जाएं, और न सिर्फ नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ाई जाए, नंबर ऑफ शिफ्ट्स बढ़ाई जाए। तो सुल्तान राय साहब की एक फिल्म थी, उसके अंदर वो उनके साथ कोई बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो जाती है, बड़ा जुर्म हो जाता है, तो वो भाग के कोर्ट पहुंचते हैं और इतने में बज गए होते हैं कोर्ट में 5 शाम के पता नहीं 4, तो वो आगे दरवाज़ा खटकाते हैं अदालत का, तो वो कहते हैं, तो आगे से जो वहाँ पर खड़ा होता है चौकीदार, वो कहता है टुर जा, अदालत बंद हो गई है। तो वो आगे से बड़ा एक तारीखी डायलॉग है उनका कि वो खड़े होकर ऊंची सारी कहते हैं कि साहब बहादुर, जुर्म 24 घंटे थे, इंसाफ 5 घंटे। तो पाकिस्तान के अंदर ये मसला वाकई है, और जब तक यहाँ पर सेकंड शिफ्ट ऑफ कोर्ट्स नहीं लगती और जुर्म 24 घंटे और इंसाफ सिर्फ 5 घंटे नहीं मिलता, बल्कि 24 घंटे तो छोड़े, खैर आप पूरे क्या कहते हैं 12 घंटे ही इंसाफ दे दें लोगों को, तो तभी जाकर ये पेंडेंसीज कम होंगी। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। उसमें चाहे वर्चुअल कोर्ट्स लेके आए, चाहे आप इवनिंग कोर्ट्स लेकर आए, मगर ये असल जो है उसका हल है। और जैसे याहिया अफरीदी, जैसा कि आप जानते हैं, इन सारे केसेस के अंदर इसी गार्ड के अंदर
ATC एंटी टेररिज्म कोर्ट्स को भी लेके आएंगे और कहेंगे कि जल्दी जल्दी करें मामलात को, और वो जल्दी जल्दी करने में जो सजाएं पेंडिंग हुई हैं जिनका कोई फैसला नहीं हो रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के केसेस हैं, मेजॉरिटी ऑफ दैट, तो वो भी बहुत जल्दी जल्दी सजाएं मिलेंगी। वो आप और मैं देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पॉजिटिविटी और होप कहाँ जाती है। मगर आज उनको जो पहला इम्तिहान पड़ा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 12 जुलाई का फैसला है, जो रिजर्व सीट्स का फैसला है, उसके हवाले से पिटीशन दायर कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी अमल दरामद जो है उसको यकीनी बनाए। जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से मैं आपको ये बात बता देता हूं, उन्होंने इसमें एक डिसेंटिंग नोट दिया था इस केस में, वो इस केस के हक में नहीं थे, इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीट्स देने के। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौजूदा चूंकि सिचुएशन बहुत मर्की है, कुछ क्लियर नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, किसी एक जानिब दलाइल जो हैं वो पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करते, इसलिए वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन को इस तरह का कोई डायरेक्टिव पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं दे सकती कि वो इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें दिलवाए और उसके ऊपर अमल दरामद करवाए। तो बुनियादी तौर के ऊपर याहिया अफरीदी का ये स्टांस था। अब जो याहिया अफरीदी साहब की पिटीशन डली है, इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे कि आप देख सकते हैं, उन्होंने ये मांगा है कि जी आप इसको अमल दरामद करवाएं और अमल दरामद ना होने की सूरत में फौरी तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन और उन तमाम लोगों के खिलाफ जो कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अमलदारी के बीच में रुकावट हैं, उनके खिलाफ ये जो है इन प्रोसीडिंग्स को तौहीन अदालत की उनका जो है इजरा किया जाए और उनको इनके ऊपर उनको उस हवाले से सजाएं दी जाए। अब देखना ये पड़ेगा कि याहिया अफरीदी इस सारी कहानी में कहाँ खड़े होते हैं। जहां तक मुझे नजर आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। वो इसके रिव्यू पिटीशन की तरफ इशारा करेंगे। वो कहेंगे कि जब तक ये रिव्यू नहीं होती तो चूंकि आइन में इजाजत है और हक है पिटिशनर का कि वो जब तक रिव्यू कंप्लीट नहीं होता तब तक फैसला मुकम्मल नहीं है, और जब तक फैसला मुकम्मल नहीं है तब तक हम इस बहस में नहीं पढ़ सकते कि वो फैसला जो है वो अमल उस पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर जो पार्लियामान के अंदर जो ऑर्डिनेंस आया था इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट के अंदर जो उन्होंने चीज़ें बदल दी थी कि जी ये फैसला अमल में नहीं आ सकता, तो उसके बाद बात उधर तक जाएगी। तो पहले इसका रिव्यू पिटीशन लगेगा और रिव्यू पिटीशन का बेंच जब बनेगा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब उसमें काजी फायजी साहब नहीं है, अफरीदी साहब होंगे, बाकी जजेस कौन होंगे इसका फैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी करेगी। और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी जब वो जजेस लगाएगी तो फिर जब हुकूमत की अपनी स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो हरकत में आएगी और वो उसको अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ के अपनी मर्जी के जज वहां पर तैनात करेगी, तब मैं पूछूंगा उन लोगों से जो ये कहते हैं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर मुनीब अख्तर का वापस आना कमाल हो गई है और ये अदालत के अंदर दोबारा से रूल ऑफ लॉ जो है उसका बोलबाला होगा। खैर, तो वो इस तरफ को लेके जाएंगे, बात जो है वो लटकेगी और लमकेगी मजीद। फौरन इसके ऊपर कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो इनिशियली इसके ऊपर क्या स्टैंस लेते हैं। यहां से पता लगेगा कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है, और तेल जो है उसकी तेल देखें और तेल की धार देखते चले जाएं कि मामलात किस तरफ जाते हैं। अब आते हैं खान साहब की मीटिंग के हवाले से, जहां पर बहुत सारे कच्चे चट्टे खुल गए हैं, जहां पर यह भी नजर आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमरजेंसी लीडरशिप बैरिस्टर गौहर, जिन्होंने खान साहब को 26वीं तरमीम के ऊपर जाकर ब्रीफ करना था मगर नहीं किया प्रॉपर तरीके से, खान साहब ने इसका गिला भी किया और फैसल चौधरी साहब ने बाहर आके ये बताया भी। उन्होंने फैसल को कहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से निकल चुके हैं, ये खान साहब ये जो पिटीशन फाइल कर रहे हैं खान साहब के जेल के हुकूक के लिए, ये भी झूठ है, खान साहब ऐसा नहीं चाहते। वो सब कुछ खान साहब ने कहा, वो मेरे कहने पे किया और खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को साबित कर दिया, मुझे तो नहीं बोला मगर उन्होंने साबित कर दिया कि बैरिस्टर गौहर झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खान साहब के साथ झूठी बातें मंसूब करके अपनी मर्जी से उसको तोड़ मरोड़ के खान साहब को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या खान साहब को किसी सूरत जो है उनको लगता है, वो जो भी लगता है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे जब कायदे आज़म ने 11 अगस्त को तकरीर की तो उसके बाद जो लोग उधर दूसरी जगह पर थे, हमारे फौज के हजरात वाक़यात और कुछ अखबारात के एडिटर्स, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने तो ऐसा बोल दिया है लेकिन हकीकत हमें पता है वो क्या कहना चाहते थे, इसलिए इसको इस चीज़ को सेंसर कर देंगे
اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، اور یہ چیز صرف رکھیں گے. تو وہ میرا خیال ہے کہ بیشر گوہر جو ہیں وہ خان صاحب سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے تھے، جس وجہ سے وہ چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے مینج کر رہے تھے. خان صاحب نے اس سب سے منع کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ فیصل چودھری کو واپس پارٹی کے اندر لے کے آیا جائے. اب فیصل چودھری کو واپس پارٹی کے اندر لے کے آیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے سلمان اکرم راجہ کو، بیرسٹر گوہر کو، اور کیا کہتے ہیں آپ کے جو آپ پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکرٹری تھے، ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے اب آپس کی لڑائیاں جو ہیں نا اس کو بند کر دیں. اب مجھے آپ کے منہ سے، جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہاں پر بات چیت کی اور انہوں نے گلے شکوے کرنے شروع کیے، اپنے آپ کو ایکسپلین کرنا شروع کیا، تو انہوں نے خان صاحب نے ان کو وہیں پر ٹوکا. انہوں نے کہا کہ مجھے اس سب میں سے کچھ نہیں سننا، آپ لوگ اب مجھے کسی صورت کسی کی ناک کے پیچھے سے، کیونکہ وہاں پر ایک نیا ڈھول پیٹ رہے ہیں، نئی کہانی شروع کی ہوئی ہے کووڈ والے مروت صاحب نے، جو یہ کہتے ہیں کہ جی گورنر راج لگے گا، کیونکہ جو ہے آپ کے گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں احتجاج میں اور یہ وہ بلا بلا بلا. مروت صاحب تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں. بنیادی طور کے اوپر مجھے نہیں نظر آتی ان کی کوئی بہت زیادہ جگہ، کیونکہ ان کا واحد ایک یوٹیلیٹی فائدہ یہ تھا کہ وہ لوگوں میں، عوام میں مقبول تھے، اور اس کی وجہ سے وہ ایک کراؤڈ پولر تھے. مگر اب عوام میں بھی ان کی مقبولیت جو ہے وہ بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہے. تو ان کی جو پوری کی پوری سیاسی ایک غبارہ تھا، وہ میرے خیال ہے اس میں سے ہوا نکل چکی ہے. رؤف حسن صاحب نے جو فواد چودھری صاحب کے بارے میں بات کی، جو انفارمیشن سیکرٹری، اس کے حوالے سے بھی ان کو بھی پیغام بھیجا گیا ہے کہ آپ فواد چودھری جو ہے ان کے ساتھ اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں اور معاملات کو آپس میں سلجھائیں، جس سے ایک بہت کلیئر میسج یہ جاتا ہے کہ عمران خان، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فواد چودھری پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے اس لیے وہ کچھ بھی نہیں بول سکتے، ان کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ ہیں یہ وہ ہیں، ان سب کے بھی منہ کے اوپر خان صاحب نے ٹیپ لگا دی ہے. اور اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے ایک طرح سے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کی جگہ جو ہے پارٹی میں موجود ہے، اور خان صاحب اتنی ہی چاہتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب پارٹی سے باہر تصور کیے جائیں. تو بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ یہ خان صاحب کی یہ آشرواد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب فائنلی جے سی پی کا، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ بھی بننے جا رہی ہے، جس کے 2 ممبرز وہ ممبران کا اعلان کرے گی. پہلے وہ پورے کے پورے پروسیس کے تھرو آبویسلی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اس کے اندر یہ فیصلہ ہوگا کہ ممبران کون ہوں گے. اس کے بعد وہ ساری چیزیں خان صاحب کے پاس ملاقات میں لے کے جائیں گی، وہاں سے ان کو اپروو کرایا جائے گا، اور اپروو کروانے کے بعد حصہ بنیں گے. اب اس سارے نظام کا حصہ بننے کے اور جی سی پی کا حصہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ساری چیزیں ہوئی ہیں اس کا حصہ بننے کے حوالے سے بھی جو ہیں چیزیں سامنے آ رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب اس رڑتے ہوئے سسٹم کو کہیں نہ کہیں اب ایکسیپٹنس جو ہے، جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، اگر بڑی پکچر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں بڑا پوائنٹ یہی ہے کہ خان صاحب جو ہے، پی ٹی آئی جو ہے، وہ اب اس سسٹم کے ساتھ اگر چلیں اس کی پیس پر نہیں تو ریلکٹنٹلی چھوٹے چھوٹے قدم لے کر ساتھ چلنا شروع ہو گئی ہے. اب کیا یہ وقتی طور پر ہے یا یہ کہانی تھوڑی سی اور بھی آگے جائے گی، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم کو پتہ لگے گا. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت برا جو ہے سٹیپ ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ خان صاحب کو اب کچھ سیریس فیصلے لینے پڑیں گے، چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی حالت ہم نے دیکھ لی ہے. وہ تو آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی واضح موقف کسی چیز کے اوپر سامنے نہیں آیا. تو خان صاحب نے چیزوں کو میرے خیال ہے اب ایک پراپر ڈائریکشن دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ حالات و واقعات پی ٹی آئی کے حوالے سے ساری سیاسی منظرنامے میں اپڈیٹس ہیں. دوسری جانب پاکستان کے اندر جو روپیہ ہے وہ تذبذب کا شکار ہے. اسٹاک مارکیٹ بہت اچھا کر رہی ہے، 91,000 کی سرحد پار کر چکی ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب جا رہے ہیں، اور سعودی عرب جاتے ہوئے وہاں سے جا کے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑے پیسوں پوسوں کے بھی معاملات چل رہے ہیں، تو شاید ان کو اوپر سو کریں گے. ایک جاتے جاتے آپ کو خبر دیتے جائیں کہ وہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا، جہاں پر انہوں نے فخر زمان کو جو ہے وہ سینٹرل کانٹریکٹ سے ڈراپ کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے بابر کے حق میں بولا تھا. ظاہری بات ہے سیاست جو ہے پاکستان کے اندر کسی ادارے میں نہیں ہے، پاکستان کے اندر کوئی سیاسی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں محسن نقوی صاحب، اللہ تعالیٰ
ان کو عزت جو ہے ان کی اوقات کے مطابق دیے رکھیں. وہ کتنے بڑے کرکٹر تھے اور کرکٹر ہونے کے علاوہ وہ کتنے بڑے مینجمنٹ دنیا سے ان کے پاس ڈگریز ہیں اور ایکسپیرینسز ہیں, اور ایڈمنسٹریشن کا بھی کتنا وسیع تر ایکسپیرینس ہے ان کے پاس کرکٹنگ امپائرس کو مینج کرنے کا, اس لیے وہ وہاں پر میرٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ بالکل سیاسی آدمی نہیں ہے, کبھی آپ ان کو کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں نہیں دیکھیں گے, نہ کبھی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے معاملات میں دیکھیں گے, نہ کسی سیاسی پریس کانفرنس میں دیکھیں گے. تو سیاست یہاں پر الاؤڈ نہیں ہے, لیکن وہ پی سی بی کے چیئرمین ہے. لیکن اگر فخر زبان منہ کھولے اور کسی کے حق کی بات کرے تو اس کو سینٹرل کانٹریکٹ سے ڈراپ کر دیا جاتا ہے. کل کے ولاگ میں میں آپ کو اس میں بھی اپڈیٹ کروں گا کہ بلاول اور جو آپ کے وزیر اعظم صاحب ہیں ان کا جو وٹے سٹے کی خبریں ہیں کہ جی ایک جا رہا ہے اور دوسرا آ رہا ہے, اس میں کتنی سچائی ہے, اور وہ سب اگر سچائی ہے تو کب تک ممکن ہو پائے گا. کل کے لیے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.